Hello, good morning students. Welcome back to the Miracle Education. As you know, आपके जो एग्जाम्स हुए थे पिछले बार जो FON के जो कि आपके 14th of July के हुए थे, I hope you all must have done well in your exams. जो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिडिक्ट किए थे. I predicted few questions of the FON जो कि मैंने डिस्कशन किया था और आप लोगों का एनालिसिस और प्रिडिक्टेड क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाया था. आई होप उस क्वेश्चन से आप लोगों का काफी सारा क्वेश्चंस एग्जाम में क्रॉस मैच किया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे एग्जाम में अटेंड किए होगा. एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दैट क्वेश्चंस अटेंडिंग. तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चंस आया था और कौन सा क्वेश्चन था जो हमारा मैच आउट हुआ था, और उसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और रिव्यू करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस वे में लिखा जा सकता था और कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है उसको आप लोग मैच आउट करेंगे. तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो आपका पिछले बार हुआ था एग्जाम में, जिसमें कि हमारा सबसे पहला था पार्ट 1 था जो कि हमारा एमसीक्यू. ठीक है, पार्ट 4 आया था जिसमें पार्ट 1 था एमसीक्यू, पार्ट 2 जो था वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस था, पार्ट 3 जो था हमारा डिफरेंशिएशन था, एंड पार्ट 4 में हमारा सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील अबाउट द एमसीक्यू, दैट इज द पार्ट 1 ऑफ द एफओएन. तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस में देख रहे हैं. व्हिच डिसइंफेक्टेंट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर फ्लोर क्लीनिंग. फ्लोर क्लीनिंग के लिए कौन सा ऐसा डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि कॉमनली ज्यादातर आमतौर पे यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्योर ग्लिसरीन, सेकंड है विनेगर स्प्रे, थर्ड है प्लेन लेमन वाटर, एंड फोर्थ है क्लोरीन सॉल्यूशन. तो मैंने आपको प्रीवियसली टॉपिक्स में डील आउट करके बताया था कि जो हमारा क्लोरीन सॉल्यूशन होता है वो हमारा डिसइंफेक्टेंट एज अ हॉस्पिटल में फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है. तो इसका आंसर हमारा 4 होगा, क्लोरीन सॉल्यूशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू जो कि हमारा क्या है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विफैक्शन ऑफ फीसेस इज नोन एज. मतलब कि क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से समझिएगा. एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक बिना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और लिक्विफैक्शन मतलब कि वैसा जिसमें कि जो मतलब गैस प्रोड्यूस होता है वो किस फीसिस का मतलब कि ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी और लिक्विफैक्शन. तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरिया. डायरिया में हमेशा जो होता है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहता है, कभी ज्यादा कभी कम. जो हमारा स्टूल का कंसिस्टेंसी होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और उसमें लिक्विफैक्शन भी देखने को मिलता है. तो डायरेक्ट विल बी द आंसर विल बी 2. बी का क्या होगा हमारा आंसर 2. तो डायरिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a drug is to be given at bedtime which of the following coded instruction is used. तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, एसी का मतलब होता है बिफोर मील. ठीक है, ये एक्रोनिम है. एसी का मतलब होता है बिफोर मील, और ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, एसओएस का मतलब होता है इमरजेंसी या फिर इमीडिएटली, और एचएस जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज द एट द बेड टाइम. तो बेड टाइम के लिए हमेशा डॉक्टर्स क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एचएस, रेबेप्राजोल. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि किसी कंडीशन में अगर ये गैस का जो दवा है वो अगर बेड टाइम में दिया जा रहा है, मॉर्निंग में और बेड टाइम में, तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या मतलब कि प्रिस्क्राइब करते हैं, एचएस, रेबेप्राजोल. तो हमारा जो 2 होगा इसका आंसर होगा. देन 2 is the answer of this question. फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर द एडल्ट एस्पिरेटरी रेट. तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं बहुत बार आप लोग को बता चुकी हूँ, 12 to 20 जो होता है वो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है. हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एमसीक्यू को ट्रीट करेंगे, डील करेंगे. कैसे डील करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से. जैसे कि हम लोग पहले 2 पॉइंट्स को पॉइंट आउट करेंगे. तो पहले जाहिर सी बात है कि 20 और 26 वाला जो पॉइंट है वो तो हो नहीं सकता है, तो हमेशा 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन हट गया है तो 2 ऑप्शन को ट्रीट करेंगे. तो 2 ऑप्शन में हमारा 1 और 2, तो 1 और 2 में से कौन सा हो जाएगा, तो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन,
विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा वाइटामिन इंपॉर्टेंट होता है? ऑफ कोर्स विटामिन के। ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो कि सभी को पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when administering medication a nurse must adhere to rights of medication administration, which of the following is not one of the standard rights? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राइट पेशेंट, राइट डॉक्टर, राइट डोज, राइट टाइप। तो जो राइट डॉक्टर वाला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, हमेशा क्वेश्चन को हम लोग केयरफुली रीड करेंगे। एंड हियर इज मेंशन्ड द नॉट, हमेशा यहाँ पे देखिए नॉट मेंशन्ड है कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि रूट ऑफ मेडिकेशंस का राइट नहीं है, तो वो राइट डॉक्टर। देन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, taking medication directly in the respiratory tracts is termed as, of course, respiratory tract। exhalation और inhalation जो होता है उसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं, उसको इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेस बेस्ट लीगल सेफ गार्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिटन और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स और पेशेंट एजुकेशन, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, हमेशा 2 को पहले एलिमिनेट कर देंगे। देन इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो स्टूडेंट्स ये नर्सिंग प्रोसेस चैप्टर का है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉम्पिटेंट प्रैक्टिस है ये हमारा आंसर है। देन 2 is the correct answer of this question। उसके बाद बोला गया पैलिएटिव केयर मीन्स, मैंने बताया था ना पैलिएटिव पेन, तो ये भी बहुत ही हमारा रिजॉल्व क्वेश्चंस में से एक था। पैलिएटिव का मतलब हो जाएगा हमारा पेन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? तो मैंने ये आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर में पढ़ाया था कॉम्प्लिकेशंस में। तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, फ्लूइड ओवरलोड, हेमोलाइटिक रिएक्शन, दिस ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका आंसर हम लोग क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स? इसके आंसर में हम लोग 4 क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, ठीक है। देन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद बोला गया हाइपोक्सिमिया, हाइपोक्सिमिया आप टर्म को हमेशा क्या करेंगे, स्प्लिटिंग वे में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ के देखेंगे। तो हाइपोक्सिमिया मतलब कि लो या लैक, पॉक्स का मतलब हो गया क्या, पॉक्सिमी, पॉक्सी का मतलब क्या हो गया, ब्लड, सॉरी पॉक्सी का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, OX आ गया तो ऑक्सीजन, मिया का मतलब क्या हो गया, ब्लड, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। देन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, अ नर्स टेक्स एन एडल्ट क्लाइंट पल्स एट द रिस्ट, रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, ठीक है, कलाई के बारे में पूछा जा रहा है। Client pulse at the wrist, what is the correct term for this pulse site? तो क्लाई पे कौन सा होता है हमारा, रेडियल ब्रेकियल, याद रखेंगे रेडियल ब्रेकियल। एपिकल बोल रहा है तो वो तो हार्ट के पास होता है ऑफ कोर्स, ये जो हमारा पॉइंट है एपिकल तो नहीं होगा क्योंकि ये हार्ट के पास होता है। कैरोटिड ये हमेशा नेक के पास होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रेडियल, रेडियल हमारे हैंड में होता है, ब्रेकियल भी हमारे हैंड में होता है, लेकिन जो ब्रेकियल होता है स्टूडेंट्स वो हमारे एंटीक्यूबाइटल फोसा के पास पाया जाता है, तो जिसके कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपको जैसे कि एमसीक्यू में आपको 10-12 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 12 में से आपको किन्हीं 10 को अटेंड करना था स्टूडेंट्स। उसी तरह से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है, वो आपको 5 अटेंड करना था, जो कि 5 में से 5 क्वेश्चन था जिसमें से कि आपको 5 अटेंड करना था। तो देखते हैं कि आप लोगों ने इसके आंसर्स में क्या लिखा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर्स,
प्रेशर अल्सर की कौन कौन सा स्टेज है? तो मैंने आपको जैसे कि हमेशा बता रखा है, स्टेज 1 नॉन ब्लांचेबल इरिथ्मा, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस विद एक्सपोज्ड बोन। मतलब कि पहला जो हमारा स्टेज था उसमें क्या होता है, स्वेलिंग होता है, स्किन जो होता है इंटैक्ट हो जाता है, रेडनेस आ जाता है, पैचेस आ जाता है। फिर हमारा आता है पार्शियल थिकनेस जिसमें कि ब्लिस्टर्ड या फिर सैलो अल्सर हो गया, जो कि हमारे स्किन के लेयर में पाया जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा स्टेज 2 अल्सर। उसके बाद स्किन फुल थिकनेस स्किन लॉस, मतलब कि इसमें क्या फैट वगैरह विजिबल होगा, वो हमारा थर्ड स्टेज में चला जाएगा। एंड देन आफ्टर फोर्थ जो कि हमारे मसल्स और बोन तक अफेक्टेड करेगा, देन दैट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ अल्सर। तो आपको इन्हीं 4 स्टेजेस को स्टूडेंट क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, थोड़े आपको बताना था कि स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, स्टेज 4 क्या है, और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट और एग्जांपल्स के साथ लिखना था। जैसे कि जो हमारा स्टेज 1 में था वो माइनर कट वगैरह आ जाएगा, स्किन के लेयर को अफेक्ट करेगा तो बर्न वगैरह लिख सकते थे, ब्लिस्टर्स फॉर्म होता है बर्न में, उसके बाद 3rd डिग्री बर्न, उसके बाद स्टेज 3 में डाल सकते थे, 4th डिग्री बर्न हम लोग स्टेज 4 में डाल सकते थे, किसी भी तरह का एग्जाम्पल आप डाल सकते थे प्रेशर अल्सर में। ठीक है, now move to the other question, that is type of nursing records। तो इसके आंसर में कितने तरह के हमेशा फ्लो चार्ट में या फिर टेबल के फॉर्म में बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग को टेबल के फॉर्म में बनाना था। तो जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड्स लिख लिए, देन आफ्टर उसको हम लोग टेबल के तौर में बनाते, इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते, कितना मतलब कि जितना भी हमारा था उतना लिखते। ठीक है, अगर 5 पॉइंट्स है तो हम लोग 5 पॉइंट्स को क्या करते, क्लासिफाई करते। तो फर्स्ट था हमारा जैसे कि पेशेंट चार्ट, टीपीआर चार्ट, फिर और हमेशा स्टूडेंट मार्क करेंगे। आप लोगों ने इस तरह से लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा मार्क करेंगे। मैं आपको क्लासेस के टाइम बताती थी कि हमेशा पॉइंट्स को मार्क करेंगे कि आप कितने पॉइंट्स को ऐड ऑन कर रहे हो अपने पेपर में, उससे इन्विजिलेटर को या फिर कॉपी चेक करने वाले को पता चलता है कि आपने कितना पॉइंट्स ऐड किया, और वो डायरेक्ट पॉइंट के बेसिस पे आपको मार्क्स देता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 करना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 से 7 करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 से 9, 10, 12 आपको पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील आउट करते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स चार्ट क्या करता है वो बताना था, नर्सेज नोट्स के बारे में बताना, टीपीआर चार्ट के इनटेक आउटपुट चार्ट के बारे में बताना था, देन आफ्टर हमारा मेडिकेशन रिकॉर्ड के बारे में बताना था। जैसे पेशेंट चार्ट के बारे में पेशेंट का डेटा जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो भी डॉक्टर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उस चीज को हम लोग उस चीज में मेंशन करते हैं। नर्सेज नोट में मतलब कि जो भी नर्सेज एडमिनिस्टर कर रही हैं, जो भी नर्सेज एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, प्लान कर रही है, उन सभी को वो नर्सेज नोट्स में क्या करती है, मेंशन करती है। टीपीआर चार्ट का मतलब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, जो भी उसका पर डे का बेसलाइन डेटा वाइटल साइंस है उसको उसमें मेंशन करना होता है। इनटेक एंड आउटपुट चार्ट में स्टूडेंट्स हमेशा क्या मतलब कि जो भी मतलब हमारा पेशेंट है वो इनटेक कर रहा है, क्या फूड ले रहा है, क्या लिक्विड ले रहा है, क्या फ्लूइड ले रहा है, क्या बॉडी से एलिमिनेट कर रहा है, कितना मतलब उसका जो मतलब कितना ml पर आवर यूरिन पास आउट हो रहा है वो मेंशन करना होता है। एंड देन मेडिकेशन रिकॉर्ड हम लोग करते हैं ताकि जो भी मतलब कि उसका मेडिसिन वगैरह है वो टाइम टू टाइम दे पा रहे हैं या नहीं, उस चीज को इसमें रिकॉर्ड आउट करना होता है। तो हमेशा टेबल के फॉर्म में टाइप्स को बनाते हैं। Now move towards the other question जो कि हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या क्या आता है हमारा, एक आता है इमीडिएट केयर, पेन मैनेजमेंट, वुंड केयर, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस या फिर अर्ली एम्बुलेशन, जिसमें कि क्या होता है चेक एबीसी, एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ए से क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स, एयरवेज, ये मतलब कि हमारा पेटेंट है या नहीं, ओपन है या फिर क्लोज है। बी से हमारा ब्रीदिंग, मतलब कि वो सांस ले रहा है या नहीं। सी से हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन, मतलब कि बीपी वगैरह इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्कुलेशन को देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर 15 मिनट में वाइटल साइंस लेते हैं। उसके बाद पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देन हम लोग वुंड केयर हो गया तो वुंड केयर में ड्रेसिंग वगैरह के लिए देखते हैं। फिर हम लोग जो भी प्रॉब्लम होता है, डीवीटी, डीवीटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा
डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा पोस्ट ऑप केयर में करते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जनरली जो हमारा काफ मसल्स होता है लेग में, उसके लिए यूज किया जाता है। जो हमारा मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ताकि हमारा पैर वगैरह जो होता है, आमतौर पे भाषा में बोलते हैं पैर जाम हो गया है, ताकि हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन सही रहे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, पेन से रिलीफ हो। क्या होता है, एक ऑर्थोपीनिया पेन हो जाता है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। वो पेन से रिलीफ कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीवीटी करवाते हैं, फिर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, या फिर अर्ली एम्बुलेशन या पेशेंट एजुकेशन। अर्ली एम्बुलेशन, मान लो इन केस के अगर किसी का ट्रेन या फिर ये बस से एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो पार्ट अफेक्टेड हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेट करने को कहते हैं। उसके बारे में लोग पेशेंट को सिंपैथी देते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और एजुकेट करते हैं पर्टिकुलर उस कंडीशन के बारे में। तो ये हमारा सब किस में आता है, पोस्ट ऑफ केयर में। और एक और चीज, रिहैबिलिटेशन आता है स्टूडेंट हमारा पोस्ट ऑफ केयर में। ओके, वापस से रिहैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वापस से हेल्थ को रीगेन करवाते हैं थ्रू एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, वॉक हो गया, ये सबसे हम लोग रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से क्या करवाते हैं, उसके हेल्थ को रीगेन करवाते हैं। देन आफ्टर हमारा आ गया कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। इसमें पूछा जा रहा है कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या आता है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ पेशेंट। सबसे पहले एक नर्स को अपने इथिक्स के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, डिग्निटी को बनाए रखना होता है, और पेशेंट्स के जो भी मतलब राइट्स होते हैं उनको रखना होता है। अगर मान लो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को एक्शन लेना, एज अ एडवोकेट वहां पे हम लोग को रोल प्ले करना चाहिए, उनके लिए लीगल एक्शंस ले सकते हैं हम लोग, उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर पेशेंट चाहता है कि पर्टिकुलर वो जो डेटा दे रहा है उसके बारे में वो किसी अदर स्टाफ को, अदर इंप्लॉइज को ना बताए, अगर उनके फैमिली अटेंडेंट को ना बताए, तो ये आपका रोल है, आपका ड्यूटी है कि आप उस चीज को कॉन्फिडेंशियल, आप उस चीज को सीक्रेटली रखिएगा, ठीक है। मतलब कि आपको एज अ सीक्रेट वो अपना डेटा बता रहा है, तो आप उस चीज को डिस्क्लोज ना करें, आपको उसको सीक्रेट के तौर पे रखना है उस डेटा को, एंड देन आफ्टर आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। प्रोवाइड कॉम्पिटेंट एंड सेफ केयर। मतलब कि जो भी हम लोग से सक्षम हो पाता है, कॉम्पिटेंट का मतलब कि जो केपेबल हो, मतलब कि जो सक्षमता हो उसका, जो मतलब पेशेंट रिफ्यूज नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये कोड ऑफ एथिक्स में आता है। हमेशा हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे। अप होल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल और क्या बोल रहा है, अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड के साथ आपको काम करना होता है हॉस्पिटल फील्ड में। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो कि आपको मतलब कि अपने डिजीज कंडीशन से तो ऑलरेडी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, तो आपको उस कंडीशन में वो गाली दे सकता है, मार सकता है, तो इस केस में आपको खुद को बचा करके कामली पेशेंसली उस पेशेंट को ट्रीट आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको इस तरह से आंसर लिखना आना चाहिए था, लिख के आना चाहिए था, और इस तरह से उसको डील करना था। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसके आंसर में लिख सकते थे, फॉलोइंग आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कुछ उसके बाद हम लोग उसको कॉलम देते हैं, एंड देन आफ्टर फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्टूडेंट्स, हमेशा क्या करेंगे, उसको पॉइंट्स में मेंशन करेंगे। ऐसे जो हमारा कॉपी चेकर है उसको ये चीज साफ साफ दिखेगा कि जो स्टूडेंट है उन्होंने इतना सारा पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन किया है, एंड देन आफ्टर he will give you the marks as you deserve। आपके कॉपी के अकॉर्डिंग वहां पे आपको वो मार्क्स मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप अपने पेपर में लिख सकते थे। उसके बाद है डेथ एंड ग्रीविंग। डेथ एंड ग्रीविंग मैंने बहुत अच्छे से सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कि डेथ और ग्रीविंग से हमारा क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ठीक है, मैं बताई कि डेथ क्या है। तो डेथ एक ऐसा परमानेंट इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि हम लोग अपने क्लोज वन को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, या फिर उसके साथ जो मतलब फीलिंग होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसी को डेथ कहते हैं। ग्रीविंग एक ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है लॉस के
प्रति, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीविंग। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रीफ प्रोसेस में एक पढ़े थे कि क्या क्या इसका स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में बताया था कुबलर लॉस स्टेजेस के अकॉर्डिंग। पहला क्या था, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। डिनायल में क्या हो रहा था, पेशेंट जो होता है सबसे पहले उस कंडीशन को, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, फिर वो उसके प्रति एरोगेंट दिखाता है कि क्यों आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद वो बार्गिन, व्हाई इट इज विथ मी, इस टाइप का वो एटीट्यूड इस एंगर में शो करता है। देन बार्गेनिंग में क्या करता है, वो उस चीज से भगवान के लिए बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा कर दीजिए तो मैं आपको आपके लड्डू चढ़ाऊंगा, ये वो दिस दैट। तो वो कहीं ना कहीं अपने कंडीशन के साथ बार्गेन कर लेता है। देन आफ्टर वो डिप्रेशन में चला जाता है, अगर वो उसके, और अगर वो बार्गेनिंग स्टेज से ओवरकम नहीं हो पाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब कि वो अपने आप को शांत कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। उसके बाद लास्टली वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन मूव ऑन कर जाता है। फिर इसका नर्सेज रोल क्या था, नर्सेज रोल में नर्सेज को उसके कंफर्ट जोन में जाकर के उसको सिंपैथी, एम्पैथी सब कुछ प्रोवाइड करना होता है, ताकि उसको काउंसलिंग करना होता है, ताकि वो उस चीज से रिमूव आउट हो सके पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को डील आउट करना था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। ये स्टूडेंट्स हमारा एडमिशन एंड डिस्चार्ज वाले चैप्टर से पूछा गया है, जिसमें कि बोल रहा है रिमूव पेशेंट बिलोंगिंगनेस एंड लिनेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट बिलोंगिंगनेस, मतलब कि पेशेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, किस तरह का लिनिन वगैरह उसने पहना हुआ है, उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रिमूव आउट करेंगे। ये हम लोग केयर में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद सबसे पहले जो मतलब उसने कपड़े पहने होते हैं, जो गाउन पहने वियर किए हुए होते हैं, उसको हम लोग को रिमूव करना होता है, या फिर बेडशीट वगैरह तो उसको हटाना होता है। देन क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द बेड, लॉकर एंड इक्विपमेंट। जो भी पेशेंट के आसपास जो हमारा टेबल होता है, जो भी मतलब मेडिसिन मतलब बॉक्स हो गया, जो भी मतलब हमारा लॉकर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, रिस्ट्रेंट्स हो गया, सभी को क्लीन करना है। उसके बाद हम लोग रूम को क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट और पेशेंट का जो भी सप्लाईज होता है उसको चेकआउट करते हैं, और नेक्स्ट पेशेंट जो आने वाले होते हैं उसके लिए हम लोग चेक करके उसको क्या करते हैं, वो स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से केयर किया जाता है डिस्चार्ज के बाद। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि जस्ट डिफिनेशन वाला पार्ट, जो कि 2 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स आई ऑलवेज टोल्ड यू जस्ट अटेन द डिफिनेशन, ऑलवेज टू, हमेशा 2 डिफिनेशन आपको लिखना होता है। जैसे कि आपकी से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज राइगोर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ डिफिनेशन एज द ऑथर बेसिस, एंड सेकेंडली वन यू कैन राइट द डिफिनेशन एज बाई और एज अ विश, आप खुद के मन से लिख सकते हो। जिसमें कि राइगोर क्या है, तो राइगोर एक ऐसा सडन अनकंट्रोलेबल सीवरिंग मूवमेंट है जो कि मतलब कि पेशेंट में आता है चिल्स के साथ। जनरली ये बहुत जल्दी से बॉडी में आता है, जनरली ये फीवर के टाइम आता है, तो इसको राइगोर कहते हैं। जिसमें कि आपको इस तरह से, और हमेशा डिफिनेशन को इस तरह से लिखना था स्टूडेंट, जैसे कि आप से सेकंड डिफिनेशन पूछा था, सेकंड डिफिनेशन क्या है हमारा, जैसे कि मान लो सेकंड डिफिनेशन नर्सिंग पूछा जा रहा है, तो नर्सिंग इज डिफाइंड एज, ऑलवेज यूज द प्रीफिक्स एज, नर्सिंग इज डिफाइंड एज, जैसे कि कोई भी टर्म है, जैसे कि मान लो आंसर आप लिख रहे हो, तो कोई भी टर्म है तो पहले टर्म लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इज डिफाइंड एज, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, देन जो हमारा डिफिनेशन होगा उसको लिखेंगे, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके उसको हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द डिफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन इन अ वेरी इंपैक्टफुल वे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हो, जिसमें लिखना था कि नर्सिंग क्या है, तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि नर्सेस क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है टू द सिक एंड इंजर्ड पीपल in order to promote, prevent and rehabilitate the health, is known as nursing. उसके बाद हमारा सेकंड डिफिनेशन क्या पूछा गया, लामा। व्हाट इज लामा, लामा को क्या बोलते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब कि मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर के कोई पेशेंट अगर अपना डिस्चार्ज करवाता है तो उसको हम लोग लामा में कंसिडर करते हैं। वही बोला गया, इट मींस पेशेंट डिस्चार्जेस देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉस्पिटल अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर आफ्टर साइनिंग अ लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म के साइन करने के बाद वो खुद से अपने मन से डिसीजन लेकर के हॉस्पिटल को छोड़ देता है, उसी को बोलते हैं लामा,
ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा पीपीई। पीपीई क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? इट रिफर्स टू प्रोटेक्टिव गियर। ये हमारा एक प्रोटेक्टिव गियर की तरह काम करता है, जिसमें कि ग्लोव्स, मास्क, गाउन्स, कैप, गॉगल्स और भी बहुत सारा आता है, जैसे कि जो हमारा मतलब कि शूज वगैरह हो गया, वो सब भी हमारा इसी में आता है, जो कि पीपीई किट की तरह यूज होता है, जो कि कोरोना के टाइम पे आप देखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो द वेरी इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम। रिस्ट्रेंट्स के बारे में, तो रिस्ट्रेंट्स क्या है? तो रिस्ट्रेंट्स ऐसे डिवाइस है जिससे कि पेशेंट को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि फॉल ऑफ से या फिर किसी भी इंजरी से प्रिवेंट किया जाए। उसके एग्जांपल में देख सकते हो, रिस्ट रिस्ट्रेंट्स, बेड रेस्ट। रिस्ट रिस्ट्रेंट्स मतलब कि उसकी कलाई को हम लोग बेड से बांध सकते हैं। बेड रिस्ट्रेंट्स मतलब कि जो भी बेड का साइड रेस्ट होता है उसको हम लोग मेडिकेशन को देने के बाद उठा देते हैं, या फिर पेशेंट को बेड पे ड्रॉप करने के बाद हम लोग पेशेंट को बेड पे एडमिनिस्टर करने के बाद, पोजीशन देने के बाद साइड रेस्ट को उठाना होता है, ताकि पेशेंट को फॉलो अप से बचाया जा सके। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या? तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्पोरेरी केयर गिवन टू इंजर्ड और इल पर्सन बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। देखो, जो हमारा पूरा थियोरिटिकल मतलब पूरा हमारा जो प्रैक्टिकल प्रोसेस बेस्ड जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, उसके पहले जो हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक इमरजेंसी इमीडिएट केयर होता है, ताकि जो हमारा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है एक्चुअल और परमानेंट इंजरी से, उसको थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सके, कम किया जा सके। इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं माइनर कट वगैरह, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हैंडी प्लास्ट वगैरह, अधेसिव वगैरह क्या करते हैं? स्टिक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा यूरिन कल्चर। तो यूरिन कल्चर क्या है? तो यूरिन कल्चर एक ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट है जिसको कि क्या करता है? डिटेक्ट किया जाता है कि यूरिन में किस तरह के बैक्टीरिया या फिर किसी भी तरह का जो कल्चर किया जाता है, मतलब कि कौन सा बैक्टीरिया पाया गया है, वो टेस्ट करने के लिए हम लोग ये यूरिन टेस्ट यूज करते हैं। कौन सा डायग्नोसिस, कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसके लिए हम लोग ये यूरिन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें एक यूरिन रूटीन आता है, यूरिन कल्चर आता है, जिसमें कि बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को मतलब कि उसमें क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। ठीक है। And now come towards the long answer question of this question, जो कि हमारे इस पेपर का हीरो है। मैं हमेशा आपको बताई थी स्टूडेंट्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पूछता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में पूछता है, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का आंसर ऑलवेज मेंशन, फर्स्टली ऑलवेज मेंशन द क्वेश्चन नंबर, देन आफ्टर आप बड़ा सा क्या लिखोगे? हमारा जो तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों किसके बारे में? फीवर के बारे में। ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग स्प्लिटिंग वे में आया है और तीनों क्वेश्चन पर्टिकुलर एक टॉपिक फीवर के बारे में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का ये तरीका होता है कि आपको सबसे पहले टॉपिक वहां पे क्या करना है? डिनोट करना है, बताना है कि हाँ आप इस टॉपिक के बारे में एग्जाम में लिखने वाले हो। तो फीवर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सबसे पहले फीवर को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। फीवर इज डिफाइंड एज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर फीवर के डिफिनेशन को क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, फिर इज कॉल्ड लास्ट में हमेशा। इस तरह से आपको डिफिनेशन रेडी करना है। फिर उसके बाद अगर आपका ये 1 क्लियर हो जाता है, अगर तो पहले एक डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है डिफाइन फीवर 2 मार्क्स, तो ऑलवेज राइट 2 डिफिनेशंस, एक ऑथर के बेसिस पे और एक आप खुद के बेसिस पे। ठीक है। तो हम लोग इसमें फीवर को डिफाइन करेंगे। फीवर इज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव देन द नॉर्मल, जो कि क्या होता है? 98.4 डिग्री या फिर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। कौन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? दैट इज द हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से हम लोग फीवर को डिफाइन करेंगे। हाइपोथैलेमस, इसमें हमेशा लास्ट में एड ऑन करेंगे, इज कॉल्ड एज
फीवर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको डिफाइन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीवर, कितने कितने टाइप्स के फीवर होते हैं। तो पहला होता है हमारा कंटिन्यूअस फीवर, दूसरा हो गया हमारा इंटरमिटेंट फीवर, तीसरा हो गया हमारा रेमिनेंट फीवर, चौथा हो गया हमारा रिलैप्सिंग फीवर। जनरली 4 टाइप्स ऑफ फीवर भी होते हैं और 6 भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस यहाँ पे 4 ही मेंशन किया है। आप लोगों को अगर टाइम है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट यू हैव टू ऐड 4 पॉइंट्स, इसलिए मैंने 4 ही ऐड ऑन किए हैं और 4 को ही हम लोग विस्तार से मतलब कि ब्रीफली क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फीवर क्या है उसके बारे में बताएंगे, इंटरमिटेंट फीवर क्या है उसके बारे में बताएंगे, रेमिटेंट फीवर क्या है उसके बारे में बताएंगे, रिलैप्सिंग फीवर क्या है उसके बारे में बताएंगे। देन आफ्टर हमारा आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ फीवर, कैसे हम लोग फीवर के पेशेंट को मैनेज करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। हमेशा टाइम टू टाइम क्या करेंगे, आधे आधे घंटे पे वाइटल साइंस चेक करते रहेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर को चेक करना है। देन आफ्टर एंटीपायरेटिक्स देंगे, हम लोग प्लान करेंगे एंटीबायोटिक्स देने का, एंटीबायोटिक्स से ओवरकम नहीं हो पाएगा। देन आफ्टर वी विल गिव द टिपिड स्पंजिंग, उसके बाद हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को बोलेंगे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक रेस्ट, टेक बेड रेस्ट। उसके बाद हम लोग लाइट डाइट देंगे, जैसे कि सैंडविचेस हो गया, उसके बाद हम लोग दूध रोटी, ये सब हम लोग मील में लेने को बोल सकते हैं। फिर हम लोग कॉज मतलब कि किस वजह से पेशेंट में फीवर काउज कर रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, now move towards the second question which I predicted the previously in your video। मैंने इससे पहले आपके वीडियोस में इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया था और देखो हमारे क्वेश्चंस में आ चुका है। डिफाइन कम्युनिकेशंस, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन थर्ड इज द मेथड्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डिफाइन कम्युनिकेशन में पूछ रहा कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, व्यूज and feelings between two or more people through verbal or non-verbal method is called as communication। हमेशा डिफिनेशन जो पूछता है 2 मार्क्स का पूछता है, तो you have to write 2 definition for per क्वेश्चन। हमेशा हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 डिफिनेशन राइट डाउन करने होंगे। देन आफ्टर हमारा आ जाता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कौन कौन सा मतलब कि बात करने में ऐसा क्या क्या रुकावट आता है पेशेंट और नर्सेस को। ठीक है, तो सब फिजिकल बैरियर्स में आ सकता है। पहला हमारा क्या है फिजिकल बैरियर, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है लैंग्वेज। तो आप इस तरह से स्टूडेंट्स बना सकते थे फ्लो चार्ट। बैरियर्स, उसके बाद अगर और क्वेश्चन है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह से आप ऐड कर सकते थे। उसके बाद लिख सकते थे नॉइज, डिस्टेंस, माइग्रेशन, इमोशनल स्टेट, पुअर वोकेबुलरी। उसके बाद और ऐड कर सकते थे डिफरेंट लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल टू रन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। जो कम्युनिकेशन के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल होता है वो हमारा लैंग्वेज ही होता है। विदाउट लैंग्वेज वी कांट एक्सेलरेट द कम्युनिकेशन। ओके, तो इस तरह से हम लोग बैरियर्स को क्या करते बना सकते थे, फ्लो चार्ट में बहुत सुंदर से बना के बता सकते थे। आप हमेशा पॉइंट्स में बता सकते थे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था बैरियर्स को। देन कम टू द मेथड्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगेन आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट के तौर पे बनाना था स्टूडेंट्स। ये फ्लो चार्ट हो गया, तो आप एक अम्ब्रेला वाला फ्लो चार्ट यूज कर सकते थे। तो इस तरह से, क्योंकि ये कितने मार्क्स का है 5 मार्क्स का है, तो अम्ब्रेला वाला फ्लो चार्ट बना के आप उसमें 5 पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते थे। तो इस तरह से आप अम्ब्रेला बना सकते थे। इसके स्टिक में आपको मेंशन करना था कि क्या होता है मेथड्स।
इस तरह से आप बना सकते थे। उसके बाद इसमें ऐड ऑन कर देते जो भी आपका था, एक्टिव लिसनिंग, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। तीसरा हमारा हो गया यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। चौथा प्रॉपर इन्वायरमेंट। पांचवा फीडबैक। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्या कर सकते थे, फ्लो चार्ट को बहुत ही प्यार से, बहुत ही ग्रेसफुली आप इसको ड्रॉ करके क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे थ्रू द फ्लो चार्ट। स्टूडेंट सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में अटेंशन ग्रैस्प होता है तो वो हमारा फ्लो चार्ट से होता है। आप जितना लिटरेचर सब्जेक्ट में अटेंटिव और जितना ज्यादा खूबसूरत फ्लो चार्ट बनाओगे आपको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट को प्रेजेंट करते और सारे पॉइंट्स को आप क्लियर लिखते तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल लगता और आपको एग्जामिनर को, सामने वाले को दिखता कि हाँ आपने 5 मार्क्स का पॉइंट था, 5 पॉइंट को ऐड किया है। देन यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन। आपको सबसे पहले हाँ ऊपर हेडिंग डाल देना कि आप किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, किस चीज का फ्लो चार्ट बना रहे हो। तो मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये हेडिंग में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना था। देन आफ्टर आपको जब फ्लो चार्ट बना लिया, देन यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन वन बाय वन। तो पहला हमारा क्या था, एक्टिव लिसनिंग, फिर उसको भी इस तरह से सुंदर सा बादल में बना के उसको भी फिर ऐसे इस तरह से थॉरली एक्सप्लेन करना है कि एक्टिव लिसनिंग में हमारा लिसनिंग केयरफुली एंड गिव फीडबैक। इस तरह से आपको थॉरली एक्सप्लेन करना था सारे पॉइंट्स को वन बाय वन। एक्टिव लिसनिंग, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, proper environment, and the lastly feedback. This is how your question is more attentive। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा अटेंसिव लगेगा। ठीक है, ज्यादा अटेंशन को क्या करेगा, ग्रास्प करेगा। उसके बाद you know students, this is the most asked and the important question of FON as I predicted this previously। मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग प्रोसेस जो होता है सारे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पूछा है, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। तो हमेशा क्या करेंगे, डिफिनेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, प्रीफिक्स यूज करके करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस इज द defined as it is the systematic patient centered method used by nurses to provide quality care to resolving the problems। उस तरह से आपको डिफाइन करना था। देन सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो इसको भी हम लोग सुंदर सा फ्लो चार्ट बना सकते थे स्टूडेंट्स। मैंने आपको डिफरेंट वेज के फ्लो चार्ट्स बताए हैं, तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते थे जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल लगता है स्टूडेंट्स। क्या पूछा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस। तो इसके पार्ट में हम लोग मेंशन करेंगे कि किसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देना है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। ठीक है, हेडिंग देना है, हेडिंग को भी उसको हम लोग बादल में बंद कर देंगे। देन कॉलम दिखाएंगे हमेशा। देन आफ्टर हम लोग इस तरह से पॉइंट बना सकते थे, इस तरह से ऐसे पॉइंट बना के 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते थे। उसके बाद इसमें लिख सकते थे इंडिविजुअलाइज्ड केयर, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव केयर। फिर क्या होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना करके क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। मैंने बताया एक बादल वाला, एक पॉट वाला, देन आफ्टर अम्ब्रेला वाला। तो ये कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार के आपके क्या थे, फ्लो चार्ट थे जो कि आप अपने कॉपी को बहुत ही सुंदर बना सकते थे। एग्जाम में स्टूडेंट्स मैं हमेशा क्या करती थी, हर मेरा जो कॉपी होता था हर 2 पेज के बाद एक फ्लो चार्ट आता था। तो आपको हमेशा लिटरेचर सब्जेक्ट को इम्पैक्टफुल बनाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट आता है बायो उसके बाद हमारा आता है स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में क्या था हमारा, हमेशा एक्रोनिम मैंने बताया था एक्रोनिम क्या क्या था, ADPIE। फिर इसको भी हम लोग इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे।
फिर जो भी था हमारा असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, implementation or evaluation. Then you have to explain this one by one as I told you about in your क्लासेस. जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में बताया है, इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. आप अपने बोर्ड पे आंसर्स देख सकते हो क्या क्या था आपके असेसमेंट में, डायग्नोसिस में, प्लानिंग में. एंड प्रीवियसली मैंने वीडियोस में बहुत ही अच्छे से इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, तो उस तरह से आपको इस आंसर को मेंशन यहाँ करना था. उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है. तो स्टूडेंट्स, हमारा ये भी क्वेश्चन पर्टिकुलर पूरे एक टॉपिक के बारे में है, BMW, जो कि क्या है 5 मार्क्स का है. उसके बाद ये भी BMW के बारे में पूछ रहा है, जो कि ये भी 5 मार्क्स का है. तो आप सबसे पहले इस तरह से लिख सकते थे, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, फिर यहाँ पे लिखते BMW. फिर इसको भी आप क्या करते, इस तरह से बना सकते थे. फिर यहाँ पे लिखते बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. फिर आपको एग्जाम में फुल्ली लिखना होता है. उसके बाद इस तरह से ऐसे बना के आप एग्जामिनर को क्या करते, डिनोट करवा सकते थे कि हाँ आपने बहुत सुंदर से अच्छे तरीके से इस तरह से लिखा है. इस तरह से एरो देकर के आप दिखाते. फिर यहाँ पे इस तरह से आप एक्सप्लेन करते, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज defined as. Always use the prefix student to write the definition. This is the very impactful. ये बहुत ही impactful लगता है स्टूडेंट, इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ प्रीफिक्स लगाने को. तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें कि प्रॉपरली हैंडलिंग, सेग्रीगेट और कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग ट्रीट आउट करते हैं, देन डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, प्रॉपर हैंडल करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, देन हॉस्पिटल के जो भी डिस्पोजल बेस्ड होता है उसको हम लोग प्रिवेंट करके क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं. फिर इसमें कुछ की पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, जैसे कि पहला हो गया हमारा सेग्रीगेशन, फिर दूसरा हो गया हमारा क्या, कलेक्शन एंड स्टोरेज, तीसरा हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा हो गया हमारा ट्रीटमेंट, एंड फाइववा हो गया हमारा डिस्पोजल. तो इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, डिनोट कर सकते थे. की पॉइंट्स को भी बहुत सुंदर से फ्लो चार्ट बना करके दर्शा सकते थे, उसको एक्सप्रेस कर सकते थे कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन को लिखना था. मैं आपको हमेशा क्लासेस में फ्लो चार्ट्स के बारे में बताती हूँ, उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन को डील आउट करना था. स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल. ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजी है जो कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब कि वैसा इन्फेक्शन जो कि हमें हॉस्पिटल से एक्वायर हुआ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन. ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है हमारा, कैसे कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है जो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. तो पहला है हमारा हैंड हाइजीन, ऑलवेज डू हैंड वॉशिंग टू मेक योर हैंड हाइजीन. दूसरा है यूज ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. तीसरा है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, aseptic techniques, proper waste disposal and isolation. So these are some strategies you can use in the hospital to prevent from the nosocomial infection, and this is how you should write your paper in this way, ताकि आपका जो कॉपी है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा. आई होप स्टूडेंट्स आप सभी के पेपर्स बहुत अच्छे गए हो. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेंड किया है और कौन कौन से क्वेश्चंस को स्किप किया है. देन आई विल अगेन मेड अ वीडियो ऑन द अनदर टॉपिक अबाउट दिस. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो.